नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी किसी ऐसे घर में कदम रखा है जहां अंदर जाते ही मन अपने आप शांत हो गया हो। कहाँ वहाँ कोई महंगा सोफ़ा नहीं था, ना कोई बड़ी सजावट, ना कोई चमक दमक। फिर भी उस घर में कुछ ऐसा था जो बार बार आपको वहीं बैठने का मन करा रहा था। और दूसरी तरफ कुछ घर ऐसे भी होते हैं जहाँ हर सुविधा महसूस होती है, सब कुछ नया, महंगा और सुंदर दिखाई देता है, लेकिन वहाँ कुछ देर बैठने के बाद ही मन घबराने लगता है, जैसे चारों तरफ फैली चीज़ें धीरे धीरे आपकी ऊर्जा खींच रही हूँ। पहले मुझे लगता था कि इसका कारण पैसे होंगे, शायद जिनके पास ज़्यादा पैसा है उनके घर ज़्यादा सुंदर होंगे। लेकिन जब मैंने जापानी जीवन देखा और उसकी शैली के बारे में देखा तो तब समझ में आया, असली फ़र्क पैसों का नहीं, सोच का होता है। जापान दुनिया के उन देशों में है जहाँ लाखों लोग बहुत छोटे छोटे अपार्टमेंट्स में रहते हैं। कई घर इतने छोटे होते हैं कि हमारे यहाँ का एक कमरा उनका पूरे घर जितना होता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वहाँ रहने वाले लोग अपने घर को कभी बोझ नहीं बनने देते। उनका मानना है कि घर वो जगह है जहाँ दिन भर की थकान खत्म होनी चाहिए, नई शुरुआत महसूस होनी चाहिए। अगर घर तनाव देने लगे तो दुनिया की कोई भी सफलता मन को शांति नहीं दे सकती। हम में से ज़्यादातर लोग सफाई तो करते हैं लेकिन सामान कम नहीं करते। हम धूल साफ करते हैं लेकिन उन चीज़ों को नहीं हटाते जो वर्षों से केवल जगह ही घेर रही हूँ। यही सबसे बड़ा अंतर। जापानी लोग किसी चीज़ को घर में रखने से पहले खुद से एक सवाल पूछते, क्या ये वस्तु मेरी ज़िंदगी आसान बनाएगी या नहीं, या सिर्फ मेरी जगह घेर लेगी। बस एक यही सवाल उनका घर और उनकी सोच दोनों को बदल देता है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से ऐसी 10 चीज़ों के बारे में बताने वाली हूँ जिन्हें जापानी लोग अपने घर में रखना पसंद ही नहीं करते। और यकीन मान, आप भी अगर धीरे धीरे ये आदतों को अपनाने लगें तो केवल आपका घर नहीं लेकिन आपका मन भी कई ज़्यादा पहले से हल्का महसूस करेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली चीज़ से। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जापान की एक छोटे से शहर में रहने वाले लगभग 70 साल की एक बुजुर्ग महिला अपनी रसोई में जाती है। वो रोज़ की तरह चाय बनाने के लिए अलमारी खोलती है। अंदर कई कप रखे। वो एक कप उठाती है, उसके किनारे पे हल्की सी दरार है। कप अभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है लेकिन वो उसे वापस रख देती है। फिर दूसरा कप निकालती है। जब किसी ने उनसे पूछा कि आपने वो कप उनसे क्यों नहीं लिया तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि जिस चीज़ ने अपनी यात्रा पूरी कर ली है उसे मजबूरी में पकड़े रखना उसका सम्मान नहीं है। उनकी ये बात सुनकर मुझे एहसास हुआ कि हम में से कितनी सारी ऐसी बहनें हैं जो चीज़ें सिर्फ इसलिए संभाल के रखती हैं जो उन्हें फेंकने का मन नहीं करता। टूटी हुई प्लेट, हैंडल टूटा हुआ मग, बंद घड़ी, ख़राब मिक्सर और न जाने क्या क्या। हर बार उन्हें देखकर हमारा दिमाग एक छोटा सा संदेश पड़ता है। ये अभी भी पड़ा है। यही छोटे छोटे संदेश धीरे धीरे मानसिक थकान में बदल जाते हैं। इसीलिए आज अपने किचन में जाइए, सिर्फ एक ऐसी चीज़ ढूंढिए जिसका काम खत्म हो चुका है, उसे धन्यवाद कहिए और उसे विदा कर दें। यकीन मानिए, कभी कभी सबसे हल्की शुरुआत सिर्फ एक कप से होती है। नंबर 2, कभी काम आएगा वाला सामान। ज़रा अपने स्टोर रूम या किसी पुराने अलमारी की कल्पना कीजिए। ऊपर पुराने गद्दे, डब्बे, एक कोने में प्लास्टिक की थैली का बड़ा बैग और उसमें बहुत सारी थैलियाँ, पुराने चार्जर, पुराने टूटे हुए ईयरफोन, ऐसे तार जिनके किसी को पता नहीं और कि वो किस मशीन के। और हर बार जब कोई कहता है इसे फेंक देते हैं तो घर में एक ही जवाब सुनाई देता, अरे रहने दो, कभी काम आ जाएगा। अरे यही 4 शब्द धीरे धीरे हमारे घर को भर देते हैं। सच तो ये है कि हम सामान जमा नहीं करते, हम भविष्य के डर को जमा करते। हमें डर होता है कि कल अगर इसकी ज़रूरत पड़ गई तो क्या होगा। लेकिन ज़रा सोचिए, अगर पिछले 3 सालों में किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी तो क्या सच में उस चीज़ की ज़रूरत है। जापानी लोग इसे अलग नज़र से देखते हैं। वो हर चीज़ पहले से पूछते हैं कि अगर ये चीज़ मेरे पास आज ना होती तो क्या मैं इसे दोबारा ख़रीदती। अगर जवाब नहीं है तो उसका समय पूरा हो चुका है। याद रखिए, घर में रखी हर बेकार चीज़ सिर्फ जगह नहीं घेरती, वो आपके मानसिक ऊर्जा को आपके साथ बांध के रखती है। आज एक छोटा सा काम कीजिए, एक पुराना बॉक्स खोलिए, उसमें 5 ऐसी चीज़ें निकालिए जिन्हें आपने 1 साल में छुआ तक नहीं। फिर खुद से पूछिए क्या ये सच में ज़रूरी है या सिर्फ आदत बन चुकी। नंबर 3, ज़रूरत से ज़्यादा सजावट। हम अक्सर सोचते हैं जितनी ज़्यादा सजावट होगी घर उतना ही ज़्यादा सुंदर लगेगा, लेकिन जापानी सोच बिल्कुल उल्टी। उनके यहाँ एक शब्द है मा, जिसका अर्थ है खाली जगह भी सुंदर होती है। सोचिए, अगर हर किताब
शब्दों से भरी हो और बीच में एक भी खाली जगह ना हो तो क्या उसे पढ़ना आसान होगा? नहीं, क्योंकि आंखों को भी आराम चाहिए। ठीक वैसे ही घर के दीवारों, टेबल, रैक, हर कोनों को चीज़ों से भर देना मन को आराम नहीं देता, बल्कि कई बार किसी हिस्से का खाली कोना महंगे शोपीस से ज़्यादा हिस्सा रखता है, क्योंकि आपके वहाँ जगह को सांस लेने की जगह मिलती है। आज आप अपने घर के किसी एक कोने को देखिए, वहाँ रखी हर चीज़ ज़रूरी है? अगर नहीं तो उस जगह को थोड़े खाली छोड़ दीजिए। यकीन मानिए, कभी खालीपन भी सजावट होता है। नंबर 4, एक्सपायर हो चुकी दवाइयाँ। बाथरूम की छोटी सी अलमारी खोलिए। क्या आपको वहाँ पे ऐसी दवाइयाँ दिखाई देती हैं जिनकी एक्सपायरी कब से निकल चुकी है? पुराने डिस्क्रिप्शन, आधी बची हुई सिरप, बिना नाम की गोलियाँ और ऐसी दवाइयाँ जिनकी अब किसी को ज़रूरत नहीं। हम उन्हें क्यों रखते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि शायद कभी काम आ जाए। लेकिन हर सुबह जब आपकी नज़र उन पे पड़ती है तो वो अनजाने में आपके बीमारी की याद दिलाती। जापान में बहुत से ऐसे परिवार हैं जो हर महीने पूरी तरीके से अपना मेडिसिन बॉक्स चेक करते। वो सफाई नहीं करते, वो अपने घर से पुरानी तकलीफ़ों की याद भी हटाते हैं। अगर कोई दवाई एक्सपायर हो चुकी है तो उसे सुरक्षित तरीके से हटाना, उसे सिर्फ सफाई नहीं कह सकते, उसे जिम्मेदारी भी कह सकते हैं। ऐसे कपड़े जो आप कभी पहनते ही नहीं। अलमारी खोलते ही कई लोगों का पहला वाक्य होता है कि मेरे पास पहनने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन अलमारियों में ऐसे दर्जनों कपड़े भी होते हैं जिन्हें सालों से किसी ने हाथ तक नहीं लगाया होता। कुछ छोटे हो चुके हैं, कुछ किसी का रंग उतर गया, कुछ फैशन से बाहर हो गए और कुछ सिर्फ इसलिए रखे हैं क्योंकि वो कभी बहुत पसंद थे, इसलिए वो अभी तक रखे हुए हैं। जापानी लोग कपड़ों को सिर्फ कपड़े नहीं मानते, वह उन्हें जीवन का हिस्सा भी मानते हैं। जब कोई कपड़ा अपना काम पूरा कर लेता है तो वो उसे सामान के साथ दान कर देते हैं या फिर उसे सही तरीके से विदा कर देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं नई ऊर्जा तब तक घर में नहीं आती जब तक पुरानी चीज़ें जगह नहीं छोड़ती। आज अपनी अलमारी खोलिए, सिर्फ एक कपड़ा निकालिए जैसे आपने पिछले 1 साल में नहीं पहना। अगर उसे देखकर आपको सिर्फ याद आती है तो लेकिन सिर्फ मन नहीं करता, तो शायद अब वो किसी और की ज़रूरत पूरी कर सकता है। तो शायद यही किसी कोई नई शुरुआत की पहली सीढ़ी हो। नंबर 6, बेडरूम में बेवजह की स्क्रीन और डिजिटल शो। रात के 10:30 बजे आपने सोचा था कि आज जल्दी सोएंगे। आप बिस्तर पे लेटते हैं और सोचते हैं बस 5 मिनट मोबाइल देख लेता हूँ, फिर एक नोटिफिकेशन, फिर वीडियो, फिर रील, फिर किसी दोस्त का मैसेज, फिर पता ही नहीं चलता कि आपका 1 घंटा कब निकल गया। सुबह अलार्म बजता है, शरीर बिस्तर से उठ जाता है, लेकिन दिमाग अभी भी थका हुआ होता है। हम सोचते हैं नींद कम मिली, लेकिन कई बार समस्या नींद की नहीं बल्कि उस माहौल की होती है जिसमें हम सोते हैं। जापान में बहुत से लोग अपने बेडरूम को सिर्फ अपने आराम की जगह मानते। न टीवी, न लगातार बजते हुए नोटिफिकेशन, न देर रात तक स्क्रीन की रोशनी, क्योंकि वो जानते हैं हमारा दिमाग हर जगह को एक पहचान देता है। अगर बिस्तर पर बैठकर रोज़ काम करेंगे, वहीं फिल्में देखेंगे, वहीं सोशल मीडिया चलाएंगे, तो धीरे धीरे उस दिमाग उस जगह को आराम से नहीं गतिविधियों से जोड़ने लगेगा। आज रात एक छोटा सा प्रयोग कीजिए, मोबाइल को बिस्तर से थोड़ा दूर रख के चार्ज कीजिए। हो सकता है पहले दिन अजीब लगे, लेकिन कुछ दिनों बाद आप महसूस करेंगे कि आपकी सुबह पहले से ज़्यादा हल्की हो गई है। नंबर 7, अपराध बोझ से जुड़ी हुई चीज़ें। एक महिला अपनी अलमारी साफ़ कर रही थी, उसे एक पुराना शोपीस मिला। वो उसे कई साल पहले उसके दोस्त ने जन्मदिन पे दिया था। सच तो ये था उसे शोपीस कभी पसंद नहीं है, फिर भी वो उसे सालों से संभाल के रखी हुई थी। क्यों? क्योंकि उसे लगता था कि उसे अगर उसने हटा दिया तो वो शायद अपनी जो दोस्त की भावनाओं का अपमान करेगी। हम सबके घर में एक ऐसी कोई न कोई चीज़ ज़रूर होती है, जो कोई पुराना मग, कोई पुराना फ़ोटो फ्रेम, कोई गिफ्ट जिसे हम प्यार की वजह से नहीं बल्कि अपराध बोध की वजह से संभाल के रखते हैं। जापानी सोच कहती है उपहार का सबसे बड़ा उद्देश्य खुशी देना होता है। अगर वही चीज़ अब खुशी की वजह बोझ बनने लगे तो उसे सम्मान के साथ विदा करना गलत नहीं है। याद रखिए, प्यार किसी वस्तु में कैद नहीं होता, वो उस इंसान के दिल में रहता है जिसे उसने उपहार दिया था। नंबर 8, बिखरे हुए कागज़ और अधूरे काम। घर में ऐसे एक दराज हर किसी के पास होती है जिस पे सिर्फ कागज़ ही कागज़ भरे होते हैं। पुराने बिजली के बिल, रसीदें, ख़त्म हो चुकी वारंटी, बैंक के लिफाफे, पुराने मैनुअल और ऐसे कागज़ जिन्हें शायद दोबारा देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हर बार जब वो दराज खुलती है तो दिमाग को एक छोटा सा संदेश मिलता है, ये काम अभी बाकी है। धीरे धीरे ऐसे अधूरे काम मानसिक दबाव में बदल जाते हैं। जापानी लोग कागज़ों को ज़्यादा देर तक जमा नहीं होने देते। उनका नियम बहुत आसान है, ज़रूरी है तो संभालो, ज़रूरी नहीं है तो हटाओ, क्योंकि जितना कम अधूरापन होगा उतना ज़्यादा मानसिक शांति होगी। नंबर 9, अतीत से बंधी हुई चीज़ें। एक पुरानी डायरी, कॉलेज की टी-शर्ट,
बचपन का खिलौना या फिर कोई पुराना पत्र, इनमें से कोई एक चीज़ को हाथ में लेते ही हम अचानक से कई साल पीछे पहुंच जाते हैं। यादें खूबसूरत होती हैं, लेकिन जब हर चीज़ अतीत में ही ले जाने लगे तो वर्तमान धीरे धीरे धुंधला होने लगता है। जापानी संस्कृति में एक बहुत सुंदर विचार है, हर चीज़ हमेशा के लिए नहीं होती। यही बात उसे और कीमती बना देती है। इसीलिए वो यादों का सम्मान करते हैं, लेकिन उन्हें वर्तमान पर हावी नहीं होने देते। अगर कोई चीज़ सिर्फ दुख, पछतावे और अधूरी कहानी याद दिलाती है, तो शायद समय आ गया है कि उसे प्यार से विदा कर दिया जाए, क्योंकि यादें दिल में रहती हैं, सामान में नहीं। नंबर 10, सबसे बड़ा क्लटर सामान नहीं, आपकी सोच होती है। अब तक हमने घर में रखी कई तरह की चीज़ों के बारे में बात की। कहीं पुराने कप थे, कहीं बेकार पुराने डब्बे, कहीं एक्सपायर दवाइयाँ, कहीं पुराने कपड़े, या कहीं ऐसी यादें जो हमें सालों से अपने साथ ढो रहे हों। लेकिन हम इन सभी बातों को एक ही लाइन में समझना हो तो यही होगी, जापानी लोग अपने घर में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं रखते जो उनके मन की शांति छीन ले। यही उनकी सबसे बड़ी आदत है। ज़रा एक छोटी सी कहानी सुनिए। जापान की छोटे से टोक्यो शहर में रहने वाले बुजुर्ग व्यक्ति से एक पत्रकार ने पूछा कि आपका घर इतना खाली क्यों है, कि आपको कभी नहीं लगता कि कुछ और चीज़ें खरीदनी चाहिए। वो मुस्कुराए और बोले, मैं अपने घर को गोदाम नहीं बनाना चाहता। मैं चाहता हूँ कि जब मैं दिन भर की थकान में घर लौटूं तो मेरा घर आराम दे, मुझसे कुछ मांगे नहीं। उनकी ये बात सुनकर मैं पहली बार समझ में आया कि घर का असली काम हमें प्रभावित करना नहीं, बल्कि हमें शांत करना है। आज हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर दिन हमें कुछ नया खरीदने का कहा जाता है। नया मोबाइल, नई ड्रेस, नई सजावट, नई मशीन और नई धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें, और हम ये मानने लगते हैं। आपने कभी गौर किया है कि नई चीज़ की खुशी कुछ दिनों की होती है, फिर वही चीज़ धीरे धीरे घर का एक और सामान बन जाती है, और फिर उसकी जगह लेने के लिए हम कुछ और ख़रीद लेते हैं। यही सिलसिला चलता रहता है। जापानी संस्कृति हमें सिखाती है कि खुशी चीज़ों की संख्या बढ़ाने में नहीं, ज़रूरत कम करने में आती है। यही वजह है कि उनके घर छोटे होते हुए भी हल्के महसूस होते हैं। उनके पास कम सामान होता है, लेकिन ज़्यादा सुकून होता है। अब एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने घर की कल्पना कीजिए। वो अलमारी जो महीनों से नहीं खुली, वो बॉक्स जिसमें आपको खुद नहीं पता क्या रखा है, वो सेल्फ जिसे आपका साफ़ करने का मन ही नहीं करता। और फिर अपने मन की भी कल्पना कीजिए, क्या वहाँ भी कुछ ऐसी बातें नहीं हैं जिन्हें आप सालों से पकड़े हुए हैं? पुरानी नाराज़गी, अधूरी बातें, बेकार का अपराध बोध, और ये डर कि अगर छोड़ दिया तो क्या होगा। सच तो ये है कि घर का क्लटर और मन का क्लटर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जब घर बिखरा होता है तो दिमाग को भी हर समय ऐसा लगता है कि बहुत सारे काम बाकी हैं, और जब घर थोड़ा हल्का होता है तो मन भी बिना वजह हल्का महसूस करने लगता है। यही कारण है कि बहुत से लोग घर की अच्छी तरह से सफाई करने के बाद कहते हैं, आज पता नहीं क्यों बहुत अच्छा लग रहा है। असल में बदला सिर्फ घर नहीं होता, बदला हमारे अंदर शुरू होता है। अब मैं आपको एक छोटा सा प्रयोग बताती हूँ। आज पूरा घर साफ मत कीजिए, बस एक छोटा सा दराज खोलिए, उसमें रखी हर चीज़ को एक एक करके हाथ में लीजिए और हर चीज़ से सिर्फ 3 सवाल पूछिए। पहला सवाल, अगर ये चीज़ मेरे पास ना होती तो क्या मैं इसे दोबारा खरीदती? दूसरा सवाल, क्या मैंने पिछले 1 साल में इसका इस्तेमाल किया है? तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या ये चीज़ मुझे खुशी देती है या सिर्फ इसलिए मेरे पास है क्योंकि मैं उसे छोड़ने से डरती हूँ? इन 3 सवाल के जवाब आप खुद रास्ता दिखा देंगे। शायद शुरुआत में 2 या 3 चीज़ें ही बाहर जाएं, लेकिन वही शुरुआत सबसे मुश्किल होती है। उसके बाद हर फैसला थोड़ा आसान हो जाएगा। याद रखिए बहनों, डीक्लटरिंग का मतलब अपने घर को खाली करना नहीं। डीक्लटरिंग का मतलब ये है कि आप अपने घर में उन्हीं चीज़ों को जगह देंगी जो आपकी ज़िंदगी में सच में कोई अर्थ जोड़ते हैं। और यही बात रिश्तों पे भी लागू होती है, आदतों पे भी, और हमारी सोच पे भी। कई बार हम सिर्फ सामान ही नहीं, अपने डर भी जमा करते रहते हैं। अगर कभी ज़रूरत पड़ गई तो, अगर किसी को बुरा लग गया तो, अगर बाद में पछताना पड़ा तो। लेकिन एक सवाल खुद से ज़रूर पूछें, क्या इन डरों की वजह से आज आप खुल के जी पा रही हैं? अगर जवाब नहीं है तो शायद अब समय आ गया है कि आप सिर्फ सामान ही नहीं, कुछ पुराने डर भी अपने जीवन से विदा करें, क्योंकि सुकून खरीदने से नहीं मिलता, सुकून जगह बनाने से मिलता है। और जगह तभी बनती है जब हम ये तय कर लेते हैं कि अब हमारे जीवन में क्या रहना चाहिए और क्या नहीं।
तो आज का मेरा छोटा सा चैलेंज यही है, आज कुछ नया मत खरीदिए। आज सिर्फ एक ऐसी चीज़ को अलविदा करिए जो महीनों या सालों से आपके घर में है लेकिन आपकी ज़िंदगी में नहीं। हो सकता है उस एक छोटी सी शुरुआत में आपका घर पहले से ज़्यादा खुला लगे और उससे भी ज़्यादा आपका मन। क्योंकि याद रखिए, घर की सबसे छोटी कीमती चीज़ महंगा फर्नीचर नहीं होता। घर की सबसे कीमती चीज़ होती है वहाँ रहने वाले लोगों का सुकून। और जब सुकून घर में आ जाता है तो छोटा सा घर भी महल जैसा महसूस होने लगता है। तो मेरी प्यारी बहनों, अगर आज की इस वीडियो से आपने सिर्फ एक बात भी अपने दिल में उतार ली तो समझिए इस वीडियो का मतलब पूरा हो गया। हम अक्सर अपने घर को सुंदर बनाने में बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन कभी कभी ये भूल जाते हैं कि सबसे सुंदर घर वो होता है जहाँ मन को शांति मिले। सुकून महंगे सामान से नहीं आता, बल्कि उस बेकार चीज़ों को छोड़ देने से आता है जो रोज़ हमारी ऊर्जा और खुशी को धीरे धीरे कम करती रहती। इसीलिए आज मैं आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहूँगी। पूरा घर बदलने की कोशिश मत कीजिए, बस एक छोटी सी शुरुआत कीजिए। एक दराज, एक अलमारी या एक शेल्फ से। हो सकता है आज आप सिर्फ कुछ सामान हटाएं, लेकिन यकीन मानिए धीरे धीरे आपका मन भी पहले से कई ज़्यादा हल्का महसूस होगा। अब मैं आप सबसे जानना चाहती हूँ, आज के वीडियो देखने के बाद आप सबसे पहले कौन सी एक चीज़ अपने घर से हटाने वाली हैं? अपना जवाब मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए। मैं आप सभी के कमेंट्स पढ़ूँगी। आपकी बातें मुझे अगली बार वीडियो बनाने की प्रेरणा देती है। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो और आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और इसे अपनी बहनों, सहेलियों और अपने परिवार के साथ शेयर कीजिए। हो सकता है आपकी इस एक शेयर से किसी के घर में नहीं बल्कि उसकी ज़िंदगी में भी सुकून की शुरुआत बन जाए। और अगर आप हमारे परिवार का हिस्सा नहीं हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक और जीवन को बेहतर बनाने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। मैं फिर मिलूंगी आपसे एक और नई वीडियो के साथ।